जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इससे संबंधित हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 7 वीडियो अपलोड कर दिया है, कृपया आप लोग जरूर देखें। सारा वीडियो रिवीजन के पर्पज से है। यदि आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लोअर डिवीजन का हो या हायर जुडिशरी की हो, या आप प्रैक्टिस में हैं, तो मेरी बातें आपको जरूर समझ में आएंगी। और विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखें कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। आते हैं हम विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे धारा 69 का और 69 कैपिटल ए का। हम चर्चा कर रहे थे कि बंधकदार और बंधककर्ता के क्या क्या अधिकार हैं। उसी क्रम में यह अधिकार भी बंधकदार को मिलता है कि बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के ही उस संपत्ति को, जो बंधक संपत्ति है, उसको विक्रय कर देना। अब ये स्थितियां विषम परिस्थितियों में ही आती हैं। वह कौन सी परिस्थिति है और किन मामलों में उत्पन्न होता है, इसकी बात कही गई है धारा 69 में कि बंधकदार किन परिस्थितियों में और कब बंधक संपत्ति को विक्रय कर सकता है, भले ही न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करे या न करे। ये और उसमें जरूरी नहीं है कि बंधककर्ता का कोई रोल भी हो, बस वो सूचना दे करके उसको कर सकता है। अब उसमें कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि बंधक धन शुद्ध हो जाता है, हिला हवाली करता है तो उसको नोटिस दिया जाएगा, 3 महीने की नोटिस होगी, मतलब 3 महीने पश्चात उसको विक्रय करने का इसको अधिकार होगा। इसके लिए न्यायालय में उसको जाने की जरूरत नहीं होगी। और जिन मामलों में विक्रय करने का अधिकार होगा, उन्हीं मामलों में 69 कैपिटल ए के तहत रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार होगा। लेकिन रिसीवर तो नियुक्त करेगा बंधकदार, लेकिन वो अभिकर्ता होगा बंधककर्ता का, और सारी लायबिलिटी उसकी बंधककर्ता के ऊपर जाएगी। तो हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग धारा है और बहुत ही अच्छा है। इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। हम ब्रीफ में इसका चर्चा कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो धारा 69 में यह कह रहा है कि विक्रय करने की शक्ति कब विधिमान्य होगी। तो पहला तो यही कि बंधकदार को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस धारा को बंधों के अधीन निम्नलिखित दशाओं में ही, न कि किन्हीं अन्य दशाओं में, मतलब जो भी दशा इसमें दिया गया है, कंडीशन दिए गए हैं, उन्हीं कंडीशनों पर ही वो विक्रय कर सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं कर सकता है या किसी अन्य धारा के तहत। यह शक्ति होगी कि बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना वह बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग बेच दे या बेचे जाने के लिए सहमत हो जाए। मतलब इसमें न्यायालय के बिना मध्यक्षेप के, यानी कि हस्तक्षेप के, वो अपने से उस संपत्ति को बेच सकता है, बंधक धन को। अब क्या है वो कंडीशन? तो पहला तो अंग्रेजी बंधक होना चाहिए, ये कंडीशन है। और दूसरा उसमें कंडीशन है कि जो अंग्रेजी बंधक है उसके बंधककर्ता और बंधकदार हिंदू, मुसलमान या बौद्ध या राज्य सरकार द्वारा मतलब ये नहीं होना चाहिए, चाहे मतलब 3 कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू ना हो, मुसलमान ना हो और बौद्ध ना हो। साथ में ये भी कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त समय समय पर विनिष्ट किसी समय मूल वंश, पंथ, जनजाति या वर्ग का सदस्य है, इस बात को घोषित किया जाएगा कि किनको किनको यह लागू होता है। तो फिलहाल तो इसमें यही कह रहा है कि अंग्रेजी बंधक होना चाहिए, और उस अंग्रेजी बंधक के जो बंधकदार और बंधककर्ता हैं वो हिंदू, मुसलमान या बौद्ध नहीं होने चाहिए। तो वहां पे ये नियम लागू होगा। और राज्य सरकार भी शासकीय राजपत्र में समय समय पर इस निमित्त अन्य वर्ग को भी शामिल करने के लिए उद्घोषणा जारी कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि बंधक विलेख में ही यह शक्ति दे दी गई है बंधकदार को कि बिना न्यायालय के मध्यक्षेप के वो विक्रय करा सकता है। और बंधकदार सरकार है, मतलब जो कंडीशन है बंधकदार की वो सरकार के रूप में है। और इस बात का उल्लेख ही किया गया है उस बंधक विलेख में कि जब चाहे तब इस व्यतिक्रम करने पर बंधकदार उसको संपत्ति को विक्रय कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि बंधक विलेख में इस बात का
खुला छूट दिया गया हो कि बंधकदार विक्रय करा सकता है, लेकिन उसका निष्पादन जो हुआ है वो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई नगरों के भीतर स्थित रहा हो। मतलब ये एक और टर्म्स बता रहा है कि ये जो कुछ भी छूट दी जा रही है, मतलब सरकार की स्थिति के अलावा की बात कर रहा है कि वो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के नगरों के भीतर स्थित हो, या राज्य सरकार कोई और अधिसूचना द्वारा अन्य नगरों को समाहित कर सकता है इसमें। तो ऐसे शहरों में कोई ऐसा विलेख है जिसमें बंधकदार अपने विलेख के द्वारा इस कार्य को संपादित कर सकता है, यानी कि बिना न्यायालय के मध्यक्षेप के ही वो विक्रय कर सकता है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी शक्ति प्रयोग में न लाई जाएगी और जब तक की, मतलब ये जो 3 कंडीशन ऊपर गिनाए गए हैं कि पहला कंडीशन गिनाया गया है कि जो अंग्रेजी बंधक है और उसमें बंधककर्ता या बंधकदार हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध नहीं है, ऐसे मामलों में वो लागू कर सकता है। और दूसरा कह रहा है कि जहाँ विक्रय विलेख बंधक विलेख में ही इन दोनों का वर्णन किया गया है कि वो कर सकता है, और उसमें बंधकदार जो है राज्य सरकार है। राज्य सरकार शब्द नहीं, सरकार है, हो सकता है केंद्र सरकार भी हो या राज्य सरकार भी हो। और तीसरा ये कह रहा है कि अगर सरकार नहीं है बंधकदार और बंधक विलेख में ऐसा वर्णन किया गया है तो वो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के नगरों में स्थित हो। तो ये तीनों कंडीशनों में वो प्रयोग तभी करेंगे जब मूलधन शोध्य हो जाए। ये उपधारा 2 कह रहा है कि जब उसका मूलधन शोध्य हो जाए और वो संदाय करने की अपेक्षा करने के लिए लिखित सूचना की तामील करा देता है बंधककर्ता पे बंधकदार, और 3 महीना व्यतीत हो जाता है और वो व्यक्ति जो बंधककर्ता है उसका संदाय नहीं करता है या व्यतिक्रम करता है, तब इसको राइट हो जाएगा कि उसको विक्रय कर दे। और इसका ख कह रहा है कि बंधक के अधीन कुछ ब्याज जिसकी रकम कम से कम 500 रुपया हो, बकाया न हो और शोध होने के पश्चात 3 मास तक अद्यत न रहा। मतलब ये जो कुछ भी है कम से कम 3 महीने तक का रहना चाहिए बकाया, जब भी उसका नोटिस दिया गया है उसके पश्चात व्यतिक्रम किया गया है, 3 महीने तक नहीं दिया गया है, और कम से कम 500 रुपया से अधिक होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। 500 से कम का है तब विक्रय कराने का अधिकार नहीं है। अब ये कह रहा है उपधारा 3 की यदि विक्रय करा भी दिया जाता है, मतलब कर दिया जाता है बंधकदार द्वारा, तो वो इम्पेचेबल नहीं होगा। मतलब इम्पिचेबल का मतलब होता है अधिक्षेपणीय, मतलब ये किसी प्रकार का उस पर एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा। और एलिगेशन किस बात का नहीं होगा कि बंधकदार को विक्रय द्वारा जो धन, जबकि विक्रय ऐसी शक्ति के प्रव्यंजित प्रयोग में कर दिया गया है, तब क्रेता का हक इस आधार पर अधिक्षेपणीय न होगा कि उस विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए कोई भी दशा पैदा न हुई थी जिसमें वह विक्रय प्राधिकृत होता था, या सम्यक सूचना नहीं दी गई थी, या शक्ति अन्यथा अनुचित या अनियमित रूप से प्रयुक्त की गई थी। मतलब जो क्रेता होगा उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि मतलब क्रेता के ऊपर किसी प्रकार का अधिक्षेपणीय नहीं होगा, इम्पिचेबल नहीं होगा अगर जो विक्रय कर दिया गया है बंधकदार द्वारा तो। लेकिन इसमें किंतु एक बात कही गई है कि इस शक्ति के किसी अपराधिकृत या अनुचित या अनियमित प्रयोग से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उस शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नुकसानी प्राप्त करने का उपचार उपलब्ध होगा। मतलब कि जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है, चाहे बंधककर्ता हो या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसको ये अधिकार धारा दे रहा है उपधारा 3 कि बंधकदार के विरुद्ध वो चाहे तो क्षतिपूर्ति का वाद ला सकता है, नुकसानी का वाद ला सकता है कि ये गलत तरीके से किया गया है। लेकिन जो क्रेता होगा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये उपधारा 3। और उपधारा 4 कह रहा है कि जो विक्रय किया जाएगा उसका समायोजन किस प्रकार से होगा। तो तत्प्रतिकूल संविदा यदि नहीं है तो प्रथमतः विक्रय या किसी परिवर्तित विक्रय के प्रसंगत अपने द्वारा उचित रूप से उपगत सब खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करने में, मतलब जो उसमें खर्च हुए हैं, व्यय हुए हैं या जो प्रभार है उसको चुकता करने के लिए प्रथमतः खर्च किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पहले की स्थिति में प्रियॉरिटी दी जाएगी, उसके बाद प्रियॉरिटी किसको दी जाएगी। द्वितीय कह रहा है कि बंधक धन और खर्चे और बंधक के अधीन शुद्ध अन्य धन के यदि कोई हो भुगतान में अपने द्वारा उपयोजित किए जाने के लिए बंधकदार न्यास्ता धारित रखेगा। मतलब कि जो प्राइमा फेसी है, प्रथम दृष्टिया है,
वो उसके आगमों को, प्रभारों को और संदायों को में उपगत किया जाएगा विक्रय जो धन है, और बाकी जो बच रहा है उसको न्यास के रूप में धारित करेगा बंधकदार उस संपत्ति को, मतलब उस रुपये को। और इस प्रकार प्राप्त धन की अवशिष्ट बंधक संपत्ति के हकदार है उसके विक्रय के आगमों की रसीदें देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को दे दी जाएगी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके लिए उचित हो, तो बाकी जो अवशिष्ट संपत्ति यानी कि रुपये बचते हैं उसको रसीद प्राप्त होने पर उसको दे दिया जाएगा जिस व्यक्ति को वो जो उसके लिए एलिजिबल होगा। अब जब धारा 59 का प्रयोग कर लिया गया है तो फिर 59 कैपिटल ए कह रहा है रिसीवर की नियुक्ति, और रिसीवर की नियुक्ति तभी होगी जब उस धारा 69 में 69 कैपिटल ए में ये बात जो विक्रय हो जाता है उसी कंडीशन में रिसीवर की भी नियुक्ति होगी। तो हम लोग देख लेते हैं धारा 69 क में क्या दिया गया है। 69 कैपिटल ए में धारा 69 के अधीन विक्रय की शक्ति के प्रयोग का अधिकार रखने वाले बंधकदार को उपधारा 2 के बंधक के अधीन यह हक होगा कि वह बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग की आय का रिसीवर अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेख द्वारा नियुक्त करे। अब जो उपधारा 2 कह रहा है कि यदि बंधक विलेख में ही नामित है कि कौन व्यक्ति रिसीवर होगा तो उसको बंधकदार नियुक्त करेगा। मतलब नियुक्त करने का यहाँ पावर जो है बंधकदार को है, लेकिन वो अभिकर्ता होगा बंधककर्ता का। अब यदि उसमें प्रोविजो के रूप में कह रहा है कि यदि हो सकता है कि जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है वो मर गया हो, या कई व्यक्ति हैं, या वही व्यक्ति अपने आप को नियुक्ति से ही इनकार कर दे, तो उस या अयोग्य हो गया हो, तो किसी भी कंडीशन में ये कह रहा है कि बंधककर्ता यदि सहमत हो जाता है तो ऐसी सहमति पर उसको नियुक्त किया जाएगा। और सहमति नहीं है उसकी, मतलब अगर जो कोई सहमति हो जाता है बंधककर्ता के किसी तीसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए, जो व्यक्ति पहले वाला नियुक्त है या तो तैयार नहीं हो रहा है, या मर गया है, या अयोग्य हो गया है, तो वो तीसरे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है बंधकदार। लेकिन यदि बंधककर्ता सहमत नहीं है तब क्या होगा, तो बंधकदार क्या करेगा, न्यायालय में आवेदन करेगा इस बात के लिए कि वह किसी व्यक्ति को रिसीवर के रूप में नियुक्त कर दे, और उसके लिए ये विधिपूर्ण होगा न्यायालय को कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो रिसीवर नियुक्त करने के लायक है उसको रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है धारा 69 के परपच के लिए। अब एक बात और कह रहा है उपधारा 3 इसका कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन नियुक्त रिसीवर बंधककर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा, और बंधककर्ता अकेले ही उसके लिए सारे कार्यों के लिए दायी होगा, चाहे वो व्यतिक्रम करे चाहे कुछ भी करे। तो जब अभिकर्ता बंधककर्ता का होगा तो सीधी सी बात है कि लायबल भी बंधककर्ता ही होगा। तो ये उपधारा 3 स्पष्ट कर रहा है कि जो रिसीवर होगा वो बंधककर्ता का अभिकर्ता होगा। अब उपधारा 4 जो कह रहा है ये कह रहा है कि उसके कार्य क्या होंगे। तो रिसीवर का जो कार्य होगा उसके बारे में उपधारा 4 कह रहा है कि रिसीवर को यह शक्ति होगी कि वो उस समस्त आय की जिसके लिए वो रिसीवर नियुक्त किया गया उस हित के जिसका बयान बंधककर्ता कर सकता था पूरे विस्तार तक मांग और वसूली, या जो बंधककर्ता के या बंधकदार के नाम में वाद लाकर या निष्पादन करा के या अन्यथा करे, और उसके लिए तदनुकूल विधिमान रसीदें दे, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे जो उसको बंधकदार द्वारा इस धारा को बंधक अनुकूल प्रत्योजित हो। मतलब जो उसको डेलीगेट किया गया वो सारे कार्य कर सकते हैं, उसके अलावा जो जो बंधक के प्रयोजन से है उसको दायित्व दिए गए हैं वो कर सकते हैं। अब उपधारा 5 कह रहा है कि रिसीवर को धन देने वाले व्यक्ति को यह जांच करने की आवश्यकता नहीं कि रिसीवर की नियुक्ति विधिमान थी या नहीं थी। मतलब कोई व्यक्ति रिसीवर को धन दे रहा है तो उसको जांच करने की जरूरत नहीं कि उसकी नियुक्ति विधिमान्यता में हुई है कि अविधिमान्य है। अब रिसीवर जो नियुक्त होगा उसको मिलेगा क्या, क्या निःशुल्क होगा? तो नहीं। ये उपधारा 6 कह रहा है कि जो धन प्राप्त होगा, प्राप्त समस्त धन का जो रकम प्राप्त होगा उसका 5% यदि कोई विलेख में ऐसा लिखित है तो नियुक्ति पत्र के समय 5% उसको उसे अनधिक प्राप्त करेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो न्यायालय के विवेक पर होगा कि उसके आवेदन किए जाने पर कितना दिया जाए। अब इस प्रकार से जो उपधारा 8 है उसमें एक प्रकार से उसके कर्तव्यों के बारे में कहा गया कि वो क्या क्या करेगा यदि
कोई ऐसी स्थिति आती है, तो उसमें उपधारा 8 में कहा गया है कि बीमा धन के उपयोजन के बारे में इस अधिनियम को बंधों के अधीन रिसीवर अपने द्वारा प्राप्त सब धन को निम्न प्रकार से उपयोजित करेगा। मतलब यदि कोई डिस्प्यूट रह जाता है या कुछ दिनों तक उसको होल्ड करना पड़ जाएगा उस संपत्ति को, रकम को, तो वो करेगा क्या उस संपत्ति का या पैसे का, तो वो यही ये धारा 69 कैपिटल A का उपधारा जो 8 है ये बताता है। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 करके गिनाए गए हैं, 6, 7 मतलब उसमें 5 सब क्लाज हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। आप लोग डायरेक्ट उसको एक बार पढ़ लीजिएगा और बाकी के जो अवशिष्ट होंगे उसको वो उस व्यक्ति को हैंड ओवर कर देगा जो उसके लिए विधि पूर्वक सक्षम हो। इसका एक जो उपधारा 9 है इसको हम लोग को पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि बाद में पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपधारा 9 कह रहा है कि उपधारा 1 के उपबंध केवल तब और वहां तक लागू होते हैं जब और जहां तक कि बंधक विलेख में कोई तथ्यप्रकुल आशा व्यक्त नहीं किया गया है। मतलब अगर जो बंधक विलेख में कोई ऐसी बात लिखी गई है तो उपधारा 1 का कोई भी बात लागू नहीं होगा। दूसरा चीज ये कह रहा है कि और उपधारा 3 से उपधारा 8 तक के जिनके अंतर्गत ये दोनों उपधाराएं हैं उपबंधों में फेरफार या विस्तारण बंधक विलेख द्वारा किए जा सकेंगे और वे उपबंध इस प्रकार फेरफार या विस्तारण किए गए रूप में या यावत शक्य उसी प्रकार से और वैसे ही सब प्रसंगतियों, प्रभावों और परिणामों के सहित प्रवर्तित होंगे मानो ऐसे फेरफार या विस्तारण उक्त अपराधों में उपबंधों में अंतर्विष्ट थे। तो इसके कहने का सेंस ये है कि जो सेक्शन दिए गए हैं इसमें उपधारा 1 से लेकर उपधारा 8 तक, इसके सेक्शनों को चाहे तो बंधकदार और बंधककर्ता उसमें कुछ आपस में एग्रीमेंट करके फेरफार भी कर सकते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, और ऐसा किया जाता है तो ये विधिमान्य भी होगा। जरूरी नहीं है कि इस अध्याय में और इस धारा में जो बात कह दी गई है उसी के अनुसार होगा। तो इसी बात को ये उपधारा 9 कह रहा है। और उपधारा 10 ये कह रहा है कि यदि कोई बंधक संपत्ति के प्रबंध या प्रशासन विषय किसी वर्तमान प्रश्न पर कोई राय लेनी हो न्यायालय से, तो जरूरी नहीं है कि न्यायालय में प्रॉपर वाद दाखिल किया जाएगा। हम लोग ट्रस्ट एक्ट भी पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार का कुछ बात कहा गया है कि यदि न्यायालय से प्रबंध या प्रशासन से संबंधित उस बंधक संपत्ति के बारे में कोई राय लेनी है तो उसके लिए प्रॉपर वाद दाखिल करने की जरूरत नहीं है, केवल आवेदन के माध्यम से ही उसको दाखिल किया जा सकता है और उसमें जो पक्षकार होंगे उनको सूचना दी जाएगी, समन तामील किया जाएगा। उसके बाद जो भी उसका निर्णय होगा, आदेश होगा न्यायालय का, वो सब पे बाध्यकारी होगा। और इसमें उपधारा 11 कह रहा है कि इस धारा में न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उस बंधक को प्रवर्तित कराने के वाद में अधिकारता हो। तो हम लोगों ने देखा धारा 69 और 69 कैपिटल A में कि किन बंधकों में और किस प्रकार के व्यतिक्रम किए जाने पर एक बंधकदार को अधिकार होता है कि उस बंधक धन को ही विक्रय कर दे बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के, और यदि विक्रय कर देता है तो क्रेता को फिर प्रोटेक्ट करता है यह धारा 69 कि उसको फिर अधिक्षेपणी नहीं किया जाएगा किसी प्रकार से कि वो करने लायक था कि नहीं था या अनुचित था। लेकिन एक बात इसमें जरूर कहा गया है कि जो व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहे हैं वो बंधकदार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे यदि वो गलत किया गया है, अनुचित तरीके से किया गया तो। और उसमें ये भी कहा गया 69 कैपिटल A में कि जब 69 के तहत जो है कोई विक्रय किया जाता है तो ऐसे मामलों में रिसीवर की भी नियुक्ति की जा सकती है और रिसीवर की नियुक्ति बंधकदार द्वारा किया जाएगा। बंधककर्ता उसमें अपनी सहमति देता है और यदि बंधककर्ता इस बात के लिए तैयार नहीं होता है तो न्यायालय में फिर आवेदन करके बंधकदार किसी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त करा सकता है और वो बंधककर्ता का ही अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा और किसी प्रकार के उसके व्यतिक्रम द्वारा किए जाने पर पूर्ण लायबिलिटी होगी बंधककर्ता का। और उसको रिसीवर को मिलेगा क्या, तो उसमें ये कहा गया है कि 5% जो प्राप्त धन प्राप्त होंगे, जितने भी उसको प्राप्त हों धारा 69 के तहत जो विक्रय किए गए हैं संपत्ति, तो उसमें जो प्राप्त धन है उसके 5% यदि लेखबद्ध किए गए हैं तो बंधक विलेख में इस बात का, और नहीं किए गए हैं तो न्यायालय में आवेदन किए जाने पर जो भी उसके उचित निर्णय किए जाएंगे न्यायालय द्वारा उसको प्राप्त होंगे। तीसरी बात ये कह रहा है कि
69 कैपिटल ए के उपधारा 8 में कि यदि कोई ऐसी संपत्ति उसको प्राप्त हो रही है जो होल्ड कर रहा है तो उसको किस प्रकार से उपयोजित करेगा। उसमें 1 से लेकर 5 तक के खंड दिए गए हैं कि किन किन मदों में उपयोजित किया जाएगा। और उसके बाद उपधारा 9 ये कह रहा है उसका कि अगर जो कोई उसमें फेरफार किया जाता है उपधारा 1 से लेकर उपधारा 8 में तो वो भी विधिमान्य माना जाएगा और उसी प्रकार लागू होगा कि जैसे प्रकार से ये अधिनियम का जो उपधारा उसके अनुरूप हो गया हो। और उपधारा 10 में ये कह रहा है कि यदि कोई प्रबंध और प्रशासन से संबंधित कोई विषय पर राय लेने की बात आती है न्यायालय से तो उसके लिए प्रॉपर आवेदन करने की जरूरत, वाद दाखिल करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय में सिर्फ आवेदन दाखिल करके भी उसका राय प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। एक बार डायरेक्ट जरूर पढ़िएगा, बहुत ही रोचक धारा है और मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में भी इसमें बीच बीच से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।